अस्सलाम वालेकुम जी। सो द आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग फॉर बिगिनर्स का मॉड्यूल 1 और उसकी क्लास 4 जो कि लास्ट क्लास है आज शुरू हो चुकी है। आई एम रियली एक्साइटेड कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आज जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इस क्लास में दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है जीरेंड और इन्फिनेटिव्स का। नाम सुन के लग रहा होगा कि यार ये क्या बुलाएं, कैसे करेंगे। ट्रस्ट मी, बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है बात वही अंदाज नए का। कॉन्सेप्ट किसका है जी? बात वही अंदाज नया। एक ही जब मीनिंग हो लेकिन जुमले दो हों, मीनिंग एक हो जुमले दो हों। एग्जाम्पल लाते हैं। स्विमिंग इज़ माई फेवरेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। मेरी फेवरेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज क्या है? स्विमिंग है। और अगला जुमला मैं कहता हूँ आई लाइक टू स्विम फॉर एक्सरसाइज। दोनों के दोनों जुमले, एक बड़ा एक छोटा, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? सेम मीनिंग को, बात वही कर रहे हैं पर अंदाज दोनों का अलग अलग है। ये कॉन्सेप्ट है जीरेंड का और इन्फिनेटिव्स का। सीएसएस के एग्जाम्पल पे आएँ तो हम कहते हैं एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड्स एंड फोरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड इज़ अ की पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है जी, समझ आ गई। एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड और फोरकास्ट करना फ्यूचर डिमांड को, यही तो इकोनॉमिक रिसर्च का की पार्ट है। अगला जुमला कहता है टू कंडक्ट इकोनॉमिक रिसर्च इफेक्टिवली कॉमा यू नीड टू बी एबल टू एनालाइज मार्केट ट्रेंड एंड फोरकास्ट फ्यूचर डिमांड। अब दोनों के दोनों जुमले क्या कर रहे हैं? अपने अपने अंदाज में एक ही बात कर रहे हैं। ये भी क्या कर रहा है? इकोनॉमिक रिसर्च की बात कर रहा है और ये भी इकोनॉमिक रिसर्च की बात कर रहा है। दोनों के दोनों सेम मैसेज दे रहे हैं बट इन अ डिफरेंट टोन। सो ये जो तरीका है अपनी बात को डिफरेंट अंदाज में कन्वे करने का, टाइम शॉर्ट हो तो ये जुमला, टाइम ज़्यादा है तो ये जुमला। ये स्किल CSS PMS के एग्ज़ाम में, ना सिर्फ ऐसे में, थ्रू आउट द 12 एग्ज़ाम जर्नी आपको बहुत काम आएगी। सो आपने इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही गौर से देखना है। यहीं पे कहीं ये ING और ये जो टू की गेम है इसमें आपसे गलती होती है और आपका इतने मज़े का कंप्लीट सेंटेंस जो है ख़राब हो जाता है और आपको पूरे का पूरा इतना बड़ा क्रॉस मिल जाता है सिर्फ ING और टू को गलत इस्तेमाल करके। डरिएगा नहीं, एक्सप्लेन करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आता है वर्बल का। वर्बल क्या है? अब्बा जी हैं, अब्बा जी के 4 बेटे हैं। वर्ब्स, जीरेंड्स, पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव्स। ठीक है जी। वर्ब्स का तो आपको पता है, अगर नहीं पता तो माशाल्लाह। वर्ब का पता है आपको, कोई भी काम और उसको करने का जो एक्शन है वो हम क्या कह रहे होते हैं? उसको वर्ब कह रहे होते हैं। अब उसी वर्ब के साथ ING अगर लगा दें तो वो जीरेंड बन जाएगा। अगर उसके साथ ING लगाएं तो वो पार्टिसिपल भी बन जाएगा। सो जीरेंड और पार्टिसिपल आपस में कन्फ्यूजिंग है बट सरप्राइजिंगली जीरेंड का जो कॉन्सेप्ट है और इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट है यही आपको CSS में हेल्प कर रहा होता है। यू कैन इग्नोर दिस पार्टिसिपल पार्ट। वर्ब्स तो डेफिनेटली आपको आते हैं। और इन्फिनेटिव क्या होता है? जहाँ पे टू आ जाता है। सुनने में कन्फ्यूजिंग लग रहा है ना? आई नो कन्फ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि है कन्फ्यूजिंग, लेकिन जब एग्जाम्पल के साथ हम समझाएंगे आपको तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जीरेंड से शुरू करते हैं, जीरेंड बाई से शुरू करते हैं और जीरेंड को देखते हैं। जीरेंड क्या होता है? ये वर्ड्स होते हैं। हाँ जी, वर्ड्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? वर्ब्स होते हैं। वर्ब्स होते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ब तो वर्ब है। ऐसा वर्ब जो कि जीरेंड हो कैसे पता चलेगा? जीरेंड्स आर वर्ड्स दैट आर फॉर्म विद वर्ब्स बट एक्ट एज अ नाउन। हैं ये क्या जी? वर्ब तो वर्ब होता है, वो जीरेंड कैसे बनेगा? भाई जब हम वर्ब के साथ क्या करेंगे? ING का इजाफा कर देंगे तो वो वर्ब आपका क्या बन जाएगा? जीरेंड बन जाएगा। और जीरेंड जो है वो जुमले में नाउन की जगह लेता है, नाउन का काम करता है। हाँ, मसला हो रहा है ना? एग्जाम्पल पे आते हैं। अच्छा, अगर रीड है, रीड वर्ब है और उसके साथ मैं ING लगा देता हूँ तो आया ये जीरेंड बन जाएगा? हाँ जी, जीरेंड बन जाएगा। नहीं भाई, जीरेंड नहीं बनेगा। रीड क्या है? वर्ब है और ये जुमले में क्या रोल प्ले कर रहा है? वर्ब का। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ रीडिंग। रीडिंग को मैं पसंद करता हूँ। किसकी रीडिंग को? किताब की रीडिंग को। तो ये यहाँ पे जो रीड है ING लगाने के बावजूद भी ये वर्ब ही रहा क्योंकि जुमले में ऑलरेडी एक नाउन प्रेजेंट है जो कि आई है। मैं नाउन हूँ, ठीक है। इसलिए एक जुमले में ये जो दूसरा ING वाला कॉन्सेप्ट है वो जीरेंड का नहीं, वो किसका होगा? वर्ब का होगा। राइट की एग्जांपल लेते हैं। शी इज़ राइटिंग अ ग्रेट स्टोरी। राइटिंग यहाँ पे वर्ब है ना कि जीरेंड।
ईट, स्टूडेंट्स वर ईटिंग व्हेन द टीचर अराइव्ड। यार ये क्या, पीछे ING का कॉन्सेप्ट जो है आप कह रहे थे जीरंड है, लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं ये वर्ब है। थोड़ा सा सब्र करते हैं, रेज़र उठाते हैं, कचरे को साफ़ करते हैं और अपनी काम की एग्जांपल पे आते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो इस कन्फ्यूजन से ही क्लियर होगा। अब आया वो जुमला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ रीडिंग, अगर ये अकेला रीडिंग होता तो ये वर्ब था। रीडिंग इज़ समथिंग आई इन्जॉय द मोस्ट वाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। अब ये जो जहाँ पे रीडिंग है, रीडिंग क्या है, जुमले का नाउन है, जुमले का नाउन है। क्यों? ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। क्या मैं पसंद करता हूँ? रीडिंग को पसंद करता हूँ। तो रीडिंग जो है क्या चीज़ है, ये जुमले का नाउन बन गया और इस नाउन ने क्या किया, ING की फॉर्म ली। रीडिंग जो रीड वर्ब है, इसने ING का सहारा लेके ख़ुद को किस में कन्वर्ट कर दिया, नाउन में। और यही कॉन्सेप्ट तो जीरंग का कॉन्सेप्ट है। रीडिंग इज़ समथिंग आई एन्जॉय मोस्ट वाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। ये जो पीछे रीडिंग इज़ समथिंग, ये जो था ये क्या आ गया जी, ये जीरंड आ गया। अगर ये ना होता, इमेजिन करें मैं इसको क्रॉस करता हूँ और मैं कहता हूँ आई इन्जॉय द मोस्ट वाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, आई इन्जॉय द मोस्ट वाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, तो यहाँ पे कोई भी जीरंड नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक नाउन आ चुका है। और एक नाउन जब हमारे पास प्रेजेंट है तो फिर हमें जीरंड की तो कोई ज़रूरत नहीं है। जीरंड हम वहाँ पे बना रहे होते हैं जहाँ पे हमारे पास नाउन की कमी हो या नाउन को एक्सप्लेन करना हो, नाउन को थोड़ी सी वैल्यू देनी हो। अगेन सेंटेंस में क्या करनी है, हमने रीडर को वैल्यू देनी है। तो वैल्यू देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जुमले को भारी करने के लिए, रीडर को वजाहत देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जीरंड को यूज़ करके अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं रीडर की नज़र में। अच्छा, अगली एग्जांपल देखते हैं। राइटिंग फॉर मी इज़ लाइक अ थेरेपी। राइटिंग फॉर मी इज़ लाइक अ थेरेपी। अब आप देख रहे हैं कॉमा को कितनी नफासत से यूज़ किया गया है। ये जो पीछे मैं कॉमा कर रहा था, अब मैं वही यहाँ पे यूज़ करके आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये जो यहाँ पे राइटिंग था, अगर ये अकेला राइट होता तो राइट तो वर्ब आता है, लेकिन जब ING लगा के जुमले के स्टार्ट में ले आए, जुमले के सब्जेक्ट के तौर पे इसको हम ले आए, तो क्या बन गया, ये जीरंड बन गया। राइटिंग फॉर मी इज़ लाइक अ थेरेपी, डैश डाली जी, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस। डैश क्यों डाली? क्योंकि क्या चीज़ स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, राइटिंग। अगला जुमला पिछले की वजाहत करे तो हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, डैश को यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप सेमी कॉलन भी यूज़ कर सकते थे, वो आपकी मर्ज़ी है। आपने अपने राइटर को किस तरह इम्प्रेस करना है वो आप तक है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे डैश यूज़ करके रीडर को बताऊँ कि यार पिछला जुमला जो है वो अगले के बिना अधूरा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डैश का यूज़ कर रहा हूँ। अगली एग्जाम्पल देखते हैं। ईटिंग इज़ फाइन इफ़ योर कैलोरी इनटेक इज़ नॉट एक्सीडिंग द रिकमेंडेड लिमिट, कॉमा सेड द डॉक्टर। ईटिंग इज़ फाइन। अब जो ईटिंग है यहाँ पे, ईटिंग इज़ क्या है, ईटिंग, ईट करना काम है। काम क्या होता है, वर्ब होता है। लेकिन जब ING लग गया तो और जुमला के स्टार्ट में आ गया आपका ये ING वाला भाई, तो क्या बनेगा आपका कॉन्सेप्ट, जीरंड का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है जी, जीरंड, ईटिंग इज़ फाइन इफ़ योर कैलोरी इनटेक इज़ नॉट एक्सीडिंग द रिकमेंडेड लिमिट सेड द डॉक्टर। अब आप देख रहे हैं जुमला जो है वो लॉन्ग भी है, ग्रामेटिकली साउंड भी है और जुमले में एक वज़न भी लग रहा है। सो ये वाले जो जुमले होते हैं ये आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट किसका था, जीरंड का था। ठीक है जी, ये आपने हमेशा याद रखना है कि वर्ब के साथ जब हम ING लगा दें और वो जुमले के स्टार्ट में आए एज अ सब्जेक्ट या जुमले के कहीं एंड पे आए एज एन ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होगा, वो होगा जीरंड। स्टार्टिंग में तो हमने देख लिया कैसे ING वाले लफ्ज़ स्टार्टिंग में आ गए। अब एंड वालों को देखते हैं, जीरंड की एग्जाम्पल्स देखते हैं जी। मैं कहता हूँ स्विमिंग इन द ओशन हैज़ बीन शारन्स पैशन सिंस शी वॉज 5 years ओल्ड। स्विमिंग इन द ओशन हैज़ बीन शारन्स पैशन, उसका पैशन है क्या चीज़, स्विमिंग। स्विम वर्ब है, वर्ब के साथ ING लग गया, जुमले के स्टार्ट में आ गया, जीरंड बन गया जी। द इंस्ट्रक्टर टॉट अस डांसिंग। इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, हमें सिखाया। क्या चीज़ सिखाया, डांस, लेकिन ING के साथ। तो जब डांस वर्ब है आपका तो ING लगा के हमने इसको क्या बना दिया, जीरंड बना दिया। जीरंड एज एन ऑब्जेक्ट, ये जीरंड एज अ सब्जेक्ट है, ये जीरंड एज एन ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया जी। अगला जुमला, अपोलोजाइजिंग टू मी इज़ नॉट इनफ दिस टाइम।
भाई तुमने बहुत मेरा दिल दुखाया है, असाइनमेंट टाइम पे नहीं सबमिट करते, सॉरी आपकी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं अब गुस्सा हो चुका हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई अपोलोजाइजिंग टू मी इज़ नॉट इनफ दिस टाइम। अब जो अपोलोजाइजिंग है, अपोलोजाइज़ करना वर्ब है, कोई काम है ना, लेकिन जब आईएनजी लगा के जुमले के शुरू में ठोक दिया तो क्या बन गया, जीरन बन गया। तो साथ ये टू मी को मैंने क्यों हाईलाइट किया हुआ है, ये क्या, अपोलोजाइजिंग तो जीरन है लेकिन टू मी क्या चीज़ है, अब बताता हूँ, थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। शी इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, फ्लाइंग क्या है, फ्लाई उड़ना, वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है और आईएनजी लगा के जीरन में कन्वर्ट कर दिया। दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। अब जुमले के मिडल में, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको मैंने क्या किया, जुमले के मिडल में रख दिया, लेकिन यहाँ पे भी ये एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। आगे हार्ड वर्क वो उसकी एक्सप्लेनेशन है, रीडर को इम्प्रेस करना है, नंबर लेने हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए और आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर रहे हैं, बीच में ठोक देते हैं जीरन को ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, जब आपका वर्ब डू काम करना वर्ब है, आईएनजी लगा दिया और जुमले के स्टार्ट में या जुमले के एंड में आ गया तो ये क्या बन गया जी, आपका जीरन, ये आ गया जी आपका जीरन, ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पे जो यहाँ पे आपको मैंने हाईलाइट किया था, ये अपोलोजाइजिंग टू मी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो लग रहा था, वो है जीरन फ्रेज़ का कॉन्सेप्ट। यार सिंपल, जीरन फ्रेज़ क्या होती है, जब जीरन को एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। हमेशा याद रखना है, CSS PMS के पर्चे में वैल्यू ऐड करनी है सेंटेंस में, और वो सेंटेंस आपके रीडर को इम्प्रेस करेगा। अच्छा, जीरन क्या होता है, ये एक फ्रेज़ होती है जो कि जीरन फ्रेज़ क्या होती है, ये जीरन को वैल्यू देने का एक एक्स्ट्रा बहाना है हमारे पास। आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होगा, ऐसा फ्रेज़ जो कि जीरन से शुरू हो रहा हो, ऐसे वर्ड जिसके साथ आईएनजी लगा हो, ये उससे शुरू होती है। अच्छा जी, ये जुमले को मॉडिफाई कर रही होती है, कभी सब्जेक्ट की जगह आके, कभी ऑब्जेक्ट की जगह आके, या बोथ की जगह आके। इसका जो इंटायर का फंक्शन होगा वो नाउन के तौर पे होगा। जीरन का आपको मैंने बताया ना, वर्ब के साथ जब आईएनजी लगाएं और वो वर्ब जो है एज अ नाउन एक्ट करे तो वो क्या होगी, जीरन होगी। तो जीरन फ्रेज़ भी तो भाई वही होगी, वो क्या कर रही होगी, फंक्शन एज अ नाउन कर रही होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं ना, क्यों कंफ्यूज होना, एग्जाम्पल किस लिए बनाई गई है, इसीलिए बनाई गई है। मैं कहता हूँ रीडिंग, और आगे इसको काट देता हूँ फॉर नाउ, रीडिंग इज़ माई फेवरेट पास टाइम या फेवरेट हॉबी, ठीक है जी। रीडिंग क्या है, मेरा वक्त गुजारने का सबसे फेवरेट तरीका है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ यार ये तो छोटा सा जुमला है, ये तो मेरा उस्ताद इम्प्रेस नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ रीडिंग बुक्स क्वाइटली को ऐड कर देता हूँ, चुपके से बुक्स क्वाइटली को ऐड कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि यार अब जो मेरा जुमला है शायद मेरा रीडर जो है ज़रा इम्प्रेस हो जाए, और वो सच में इम्प्रेस हो गया। रीडिंग बुक्स क्वाइटली, अब ये जो बुक्स क्वाइटली ऐड कर दिया गया जीरन के साथ, इसने क्या किया, रीडिंग की वैल्यू में इजाफा किया, और रीडिंग बुक्स क्वाइटली पूरे का पूरा क्या बन गया, जीरन फ्रेज़ बन गया। दिस रीडिंग इज़ जीरन, लेकिन जो वैल्यू ऐड की गई जिसने इसको क्या बना दिया, ये आपका जीरन और ये आपका फ्रेज़ जीरन फ्रेज़ बन गया, और आगे आपका जुमला वैसे का वैसा है। अगली एग्जांपल देखते हैं, कचरे को हटाते हैं और अगली एग्जांपल पे आते हैं। माई फेवरेट पास टाइम इज़ रीडिंग बुक्स क्वाइटली। अब क्या हुआ, वही जुमला है, कंफ्यूज नहीं होना। पीछे क्या बताया था, जीरन यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट है, यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट है, लेकिन वही जीरन फ्रेज़ को यहाँ पे मैं ले आया हूँ। माई फेवरेट पास टाइम इज़ रीडिंग बुक्स क्वाइटली। तो अब देख रहे हैं बात वही, अंदाज नया का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ हो रहा है, वही जुमला आगे पीछे करके आप क्या कर रहे हैं, अपने रीडर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द वे कि जब आप जुमले को इस तरह अल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं ना, कहीं पे जीरन फ्रेज़ यूज़ किया, कहीं पे जीरन यूज़ किया, कहीं पे आपने जीरन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया, कहीं पे ऑब्जेक्ट यूज़ किया। दिस इज़ वेयर योर CSS PMS इंस्ट्रक्टर फील्स कि यार इस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये मुझे बोर होने नहीं दे रहा। कभी जीरन फ्रेज़ को ठोक रहा है, कभी उसको एज एन ऑब्जेक्ट लेके जा रहा है, कभी एज अ सब्जेक्ट लेके जा रहा है। इसकी राइटिंग के ऊपर कमांड है, दिस इज़ हाउ यू डेवलप द कमांड। और तो तरीका कोई नहीं है। आप पेपर फाड़ के अपना सर उसमें से निकालेंगे और बोलेंगे सर ये देखो मैं आपको समझाता हूँ, नहीं, आपके सिर्फ ये लफ्ज़ जाएंगे उस्ताद तक। उस्ताद मोहतरम आपके लफ्ज़ को पढ़ के अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि आपने कहाँ से पढ़ा है, कितना पढ़ा है, आपको कितना आता है। अच्छा, आई रेकमेंड रीडिंग बुक्स क्वाइटली टू पास टाइम। वाओ यार, वाओ, क्या मतलब कि मैं कहता हूँ आई रेकमेंड रीडिंग बुक्स क्वाइटली टू पास टाइम, एक ही बात और कितने अंदाज में आपके साथ वो बात मैं शेयर कर रहा हूँ। अब आपका रीडर जो है, अगर
आपको नंबर ना दे तो ये फिर आपका रीडर जो है उसको मसला है, आपको मसला नहीं है, क्योंकि आपने एक ही जुमले को कितने अंदाज़ों में बयान कर दिया है। एक जीरन की वजह, एक जीरन को यूज़ करते हुए, रीडिंग के जीरन को और उसके आगे इस फ्रेज़ को यूज़ करते हुए कितने जुमले मैंने आपको बता दिए हैं। तो असाइनमेंट नंबर 1 जो अभी मेरे यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपने एक ही जुमले को 3-4 डिफरेंट स्टाइल में इसको कॉपी करें, इसी को कॉपी करने की कोशिश करें। कोई इकनॉमिक, कोई पॉलिटिकल जुमला रखें, ठीक है, और इसको क्या करें, इसी तरह जुमले को डिफरेंट जीरेंड और जीरेंड फ्रेजेस में यूज़, एक ही जीरेंड पकड़ें, उसकी जीरेंड फ्रेज पकड़ें, ठीक है, एक जुमले को डिफरेंट टोन्स में लिखने की कोशिश करें। ऐसे करें 10, 5 तो नहीं भाई, 5 बहुत कम है, और लिखने की भी लिखा करें यार, असाइनमेंट्स दिया करें। इतना मुफ्तों में आपका फ़ायदा करा रहा हूँ, पता नहीं आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को। 10 जुमले लिखें, 10 जीरेंड फ्रेजेस लें, ठीक है, पहले जीरेंड फ्रेजेस ऊपर लिखें और उसके बाद क्या करें, नीचे उनके मुझे इस तरह के 3-3 जुमले, 10 3s are 30, 30 जुमले आपके ये होंगे टोटल। और जुमले थोड़े बड़े लिखिएगा, ये छोटे छोटे बचगाना जुमले ना लिखें। कल से परसों से हम अपना वो शुरू करेंगे पैराग्राफ राइटिंग, वहाँ पे आप दुआएं दे रहे होंगे मुझे कि सर आपकी वजह से ये पैराग्राफ राइटिंग कितनी इंप्रूव हो रही है। तो ये एक ही जुमले को कितने अंदाज में मैंने आपको बता दिया है। सो आपने ये असाइनमेंट पहली है, मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बगैर मैं आगे नहीं छोड़ूंगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप ये नहीं करेंगे तो डेफिनेटली अगली क्लास का लिंक भैया आपको नहीं मिल रहा। अच्छा, अब वही एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, पिछली जो हमने पढ़ी है ये जीरेंग फ्रेज़ है। अब आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। स्विमिंग इन द ओशन हैज़ बीन नहीं है, ये क्या, ये नहीं है। अच्छा, स्विमिंग इन द ओशन ये आपका क्या है, जीरेंड फ्रेज़ है। ये आपका क्या है, जीरेंड एज एन ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या है, जीरेंड फ्रेज़ एज अ सब्जेक्ट है। ये क्या है, जीरेंड एज एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है बताएं, अभी आपको पता है। अब आते हैं काम की चीज़ के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी CSS की एग्जाम्पल, व्हेन यू आर डिस्कसिंग समथिंग। CSS की एग्जाम्पल पे आते हैं। मैं कहता हूँ बाय एक्नॉलेजिंग एंड एड्रेसिंग। एक्नॉलेज करना इज़ वर्ब, ठीक है, ये क्या होती है, वर्ब होती है। लेकिन जब इसको हम क्या कर रहे हैं, ING लगा के नाउन बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरन बन जाएगा। बाय एक्नॉलेजिंग एंड एड्रेसिंग, एड्रेस करना क्या होता है, वर्ब होता है, लेकिन उसके साथ ING लगा के एज अ नाउन हम इसको ले आए हैं, दोबारा जीरन बन गया। बाय एक्नॉलेजिंग एंड एड्रेसिंग सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज़। बाय एक्नॉलेजिंग पहला जीरन और अगला दूसरा जीरन, एड्रेसिंग सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी, ये जीरन फ्रेज़। एड्रेसिंग सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी, ये जीरन फ्रेज़ समझ आ रही है ना आहिस्ता आहिस्ता। ये जीरन, ये अगला जीरन फ्रेज़। एंड actively promoting diversity and inclusivity, and actively promoting क्या है, आपका वर्ब है यहाँ पे, promote करना किसको, diversity और inclusivity को। ये आपका acknowledging, ये आपका addressing और ये आपका promoting, तीनों के साथ ING है। यहाँ पे भी ING है, यहाँ पे ING है, यहाँ पे ING है। लेकिन कैसे पता, by acknowledging ये as a noun आ रहा है, and addressing ये भी as a noun आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रमोट किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, वो आपका वर्ब आ रहा है। तो इसलिए ये आपका जीरन फ्रेज़ नहीं होगा। जुमले पे वापस आते हैं। बाय एक्नॉलेजिंग एंड एड्रेसिंग सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज़ एंड एक्टिवली promoting diversity and inclusivity, we can create a society that values and respect all individuals, regardless of their background or identity। यानी दो हमने जीरेंड फ्रेजेस को यूज़ किया, और नहीं, दो जीरेंड फ्रेजेस नहीं, एक जीरेंड फ्रेज़, उसको यूज़ करके हमने क्या किया, इतना खूबसूरत एक जुमला लिख दिया, और उस जुमले की अच्छी खासी वैल्यू है रीडर की नज़र में। बाय एक्नॉलेजिंग एंड एड्रेसिंग सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज़ एंड एक्टिवली प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, वी कैन क्रिएट अ सोसाइटी दैट वैल्यूज़ एंड रिस्पेक्ट ऑल इंडिविजुअल्स, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड आइडेंटिटी। अगर आपको ये लग रहा है, अभी मैं आपसे पूछूंगा कि ये कौन सा जुमला है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, तो हाँ भाई मैं पूछ रहा हूँ कौन सा जुमला है, ज़रा सा सोचें कौन सा जुमला है। पॉज कीजिए और ज़रा सा सोच के बताइए। एक्सप्लेन करता हूँ मैं ख़ुद आपको, अगर आप आगे हैं पॉज करके, मुझे किया तो नहीं होगा, मुझे आपने पॉज, मुझे पता है। बाय एक्नॉलेजिंग एंड एड्रेसिंग सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी एंड एक्टिवली प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, यहाँ पे आगे कॉमा लगा दिया। ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है ना, क्या एक्नॉलेजिंग और एड्रेसिंग ये सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी करने से क्या, जब यहाँ पे क्या का वर्ड आ जाए तो वो क्या थी, डिपेंडेंट क्लॉज थी।
तो आ गया तो मतलब क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। वी कैन क्रिएट अ सोसाइटी डेट वैल्यूज़ एंड रिस्पेक्ट ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है जी, ये अकेला स्टैंड कर सकता है, दिस इज समथिंग इंडिपेंडेंट क्लॉज, ID इंडिपेंडेंट क्लॉज। और आगे क्या है, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड आइडेंटिटी, अगेन ये क्या है आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड आइडेंटिटी व्हाट, तो ये भी डिपेंडेंट, ये भी डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट। तो जब ये कॉन्सेप्ट हो जहाँ पे दो डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट हो, दैट इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है जी। जीरेंट को यूज़ करके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख के आपने, अगर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपको इस तरह के जुमले लिखने आ जाएं और आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, देयर इज़ नो वन जो आपको फेल कर पाए CSS एग्ज़ाम में। अगला जुमले के ऊपर आते हैं, फॉस्टरिंग मीनिंगफुल डायलॉग्स एंड एक्टिवली लिसनिंग। रुकें, मेरा पेन किधर है, मैं उसको ढूंढूं अभी, ये है, अच्छा ये है। बाय फॉस्टरिंग मीनिंगफुल डायलॉग्स, सॉरी फॉस्टरिंग बाय नहीं है, फॉस्टरिंग मीनिंगफुल डायलॉग्स एंड एक्टिवली लिसनिंग टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव। फॉस्टरिंग मीनिंगफुल डायलॉग्स क्या है, ये जीरेंट फ्रेज है ना, क्योंकि यहाँ पे फॉस्टरिंग है और उसके आगे एक्सप्लेनेशन है उसकी जो कि जीरेंट फ्रेज देता है, और एक्टिवली लिसनिंग टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, और एक्टिवली लिसन करना डाइवर्स पर्सपेक्टिव को, ये आपका क्या है, दिस इज़ योर जीरेंट फ्रेज 2। क्यों, क्योंकि ये फॉस्टरिंग से शुरू हो रहा है, ये लिसनिंग से शुरू हो रहा है, एज अ नाउन एक्ट कर रहे हैं, दोनों के आगे एक्सप्लेनेशन है, तो दोनों क्या हैं, जीरेंट फ्रेजेस हैं। कैन फैसिलिटेट, क्या कर सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है। फैसिलिटेट आपका क्या है, सेंटेंस का MV यानी मेन वर्ब है। अब दो जीरेंट फ्रेजेस, उनके बाद आपका मेन वर्ब, वो क्या कर सकता है, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोमोटिंग कंस्ट्रक्टिव डिस्कोर्स इन बोथ पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। इरेजर लेके आए, ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई। अब जुमले की तरफ आते हैं, मीनिंगफुल डायलॉग और एक्टिवली लिसनिंग वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम क्या करें, लेके आएँ, तो ये क्या कर सकता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्कोर्स को क्रिएट कर सकता है पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में। कितना हैवी किस्म का जुमला, कितना हाई लाइक बहुत बेहतरीन किस्म का जुमला, दो जीरेंट फ्रेजेस की वजह से ये, और एक्टिवली लिसनिंग टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव, ये आपके जीरेंट फ्रेजेस आगे हाइलाइटर उठाते हैं, कलर चेंज करते हैं, फैसिलिटेट आपका मेन वर्ब, और ये आपने क्या कर दिया, दोनों जीरेंट फ्रेजेस को यूज़ करके आपने एक बेहतरीन सा जुमला लिख दिया। अगला जुमला, इनकरेजिंग सिविक पार्टिसिपेशन। इनकरेजिंग आपका क्या है, जीरेंट, सिविक पार्टिसिपेशन एक्सप्लेनेशन है उसकी, आपका जीरेंट फ्रेज बन गया, ठीक है। ये तो इसको चेंज करते हैं जी, बड़ा ही गंदा रंग है। एंड प्रोमोटिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, प्रोमोटिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप आपकी क्या है, ये भी आपकी जीरेंट फ्रेज है। दो जीरेंट फ्रेज लगा दिया आपने, और रुके पेन उठाऊं यार, ये पेन है, दो जीरेंट फ्रेजेस उठा दिए, और आपने आगे क्या किया, आर इसेंशियल, इसेंशियल है फॉर बिल्डिंग, बनाने के लिए, बिल्ड करना वर्ब है, ING लगा दिया, लेकिन ये फिर भी जीरेंट फ्रेज नहीं, जीरेंट नहीं बना, क्यों, क्योंकि ये जुमले का मेन वर्ब है। सेंटेंस राइटिंग का रूल 1 क्या था कि यार वर्ब होना चाहिए और उसके साथ कोई भी बंदा हो जो काम कर रहा हो, बंदा हो काम ना हो फिर मज़ा नहीं है, बंदा ही नहीं है सिर्फ काम है फिर भी जुमला अधूरा है। तो ये मेन वर्ब है। अ मोर रॉबस्ट एंड एंगेज डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इनकरेज करना सिविक पार्टिसिपेशन को और प्रमोट करना रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को, ज़िम्मेदाराना आपके शहरीपन को प्रमोट करना, ये दो क्या हैं, इसेंशियल हैं बिल्डिंग के लिए, क्या बिल्ड करने के लिए, एक रॉबस्ट, एक मजबूत और इंगेज डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इंगेज मतलब जिसकी मंगनी हुई हो वो वाला इंगेज नहीं भाई, वो वाला नहीं, ऐसा इंगेज, इंगेज मतलब जिसमें हर बंदा मसरूफ़ हो, मतलब हर बंदे को अपना वो क्या कहते होते हैं, राय, अपनी राय देने का वो अपनी राय देने का वो जो क्या इजहार राय का वो हो, इंगेज हो, मतलब वो क्या हो, डेमोक्रेटिक सोसाइटी वो इंगेज होती है जिसमें हर बंदा अपना इजहार राय कर सके। तो आपको ऐसी डेमोक्रेसी बनाने के लिए, डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने के लिए सिविक पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना है और प्रमोट करना है रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को। तो दो जीरेंट फ्रेजेस, एक मेन वर्ब और उसके बाद आके उसका एक्सप्लेनेशन। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस इट वाज। कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा लग रहा है कि मुश्किल है,
बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, एक से ना समझे दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, और फिर भी नहीं समझ आई तो बस भाई फिर वीडियो छोड़ दें आप, फिर आपसे नहीं होगा, फिर आप जाने दें। नहीं जी, जाने नहीं देते, समझने की कोशिश करते हैं। इंगेजिंग इन थॉटफुल डिस्कशन, मेन आपका क्या हो गया, मेन वर्ब आ गया। नहीं, मेन वर्ब नहीं है, जीरेंड है, जीरेंड और उसके आगे जीरेंड फ्रेज है। इंगेजिंग इन थॉटफुल डिस्कशन कॉमा क्रिटिकली एनालाइजिंग पॉलिसी, आपका क्या है, एनालाइज करना पॉलिसी को, ये भी आपका जीरेंड। एंड प्रोपोजिंग इनोवेटिव सोल्यूशन इज़ इसेंशियल, ये इसेंशियल है फॉर एडवांसिंग प्रोग्रेस इन टूडेज कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल एंड सोशल लैंडस्केप। अब मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। जीरेंड फ्रेज खुद अलग करें, जीरेंड को अलग करें और मेन वर्ब को अलग करने की कोशिश करें। अगला जुमला, प्रोमोटिंग एजुकेशन एंड इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैन बी एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए तो सही यार, कितने मज़े का जुमला है, मज़ा आ जाता है यार पढ़ के कि यार प्रोमोट करना एजुकेशन को, इन्वेस्ट करना ट्रेनिंग प्रोग्राम को, दोनों क्या हो सकते हैं, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो सकते हैं पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अब आपने एक बात का अंदाज़ा रखना है, इसका ख्याल रखना है, जब जहाँ पे पॉवर्टी की बात हो रही है तो आगे पॉवर्टी से मिलता जुलता हुआ कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का। पीछे आप पॉवर्टी की बात करते हैं, आप आगे अपनी शादी की बात कर लेते हैं। आप कैसे जुमले होते हैं, लिटरली पीछे आप अलफ कर रहे होंगे, आगे आप जो बड़ी ये को उठा के लिख देंगे, पीछे आप ए कर रहे होंगे, आगे आप उठा के जी लिख देंगे, और फिर बोलेंगे सर जुमला क्रॉस क्यों हुआ है। भाई क्रॉस इसलिए कि जुमला है, जुमला एक ही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है, तो कोशिश कीजिए कि एक ही थॉट के अराउंड रिवॉल्व करें। जैसे कि ये जुमले हैं, इतनी मुश्किल से लिखता हूँ, फिर भी अगर आप ना समझें तो फिर बुरी बात है ना, तो बुरी बात ना करें। रिड्यूसिंग पॉवर्टी है तो आगे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। अगला जुमला देखते हैं, यहाँ पे भी इसको भी आपका क्या करें, डायसेक्ट करें जीरेंड फ्रेजेस को और उसको। इनकरेजिंग सिविक पार्टिसिपेशन एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कैन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना है, सिविक पार्टिसिपेशन, आवाम की पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना है और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन देना है। जो इन्फॉर्मेशन है आवाम के लिए एक्सेसिबल हो, ये दो काम जब करोगे तो आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, आपका जो सोशल जस्टिस है वो प्रमोट होगा। डायसेक्ट करें इस जुमले को भी। अगला जुमला, अगेन कितने जुमले उठा के कर रहे हैं, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन कैन हेल्प मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। कौन सा जीरेंड फ्रेज, कौन सा मेन वर्ब, ये आपका काम है। इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड प्रोमोटिंग प्रिवेंटिव मेजर्स कैन इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ आउटकम्स एंड रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट। अगेन क्या कर रहे हैं, दो जीरेंड को जोड़ के, छोड़ें जी मैं क्यों बता रहा हूँ, खुद करें ना, मैं क्यों बताऊँ। अगला जुमले के ऊपर आते हैं, स्ट्रेंथिंग कम्युनिटी इंगेजमेंट को स्ट्रेंथन करना और प्रमोट करना कल्चरल एक्सचेंज को, ये दोनों मिल के फॉस्टर कर सकते हैं बाहिमी अंडरस्टैंडिंग को और प्रमोट कर सकते हैं ग्लोबल कोऑपरेशन को। जब बाहिमी अंडरस्टैंडिंग होगी, इंडिया की पाकिस्तान के साथ, चाइना की यूएसए के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी तो ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ेगा ना। पाकिस्तान यहाँ से अपनी इम्पोर्ट भेजेगा, एक्सपोर्ट करेगा इंडिया में, इंडिया अपना सामान जहाँ पे भेजेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो भेजेंगे ना। तो जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो तब क्या होगा, ग्लोबल कोऑपरेशन होगा। पीछे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, अंडरस्टैंडिंग से आपको आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड याद आई, यार मेरी तो उसके साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग थी फिर भी छोड़ गई, तो नहीं। जहाँ पीछे जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो रहा है आगे उसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें। जुमले की जो मेन थीम है, जो उसका मेन मरकज़ी ख़याल है, उसको ना तोड़ा करें। अगले के ऊपर आते हैं, अगला कॉन्सेप्ट आ गया, शुक्र है यार मैं थक गया था। अगला कॉन्सेप्ट आता है इन्फिनेटिव्स का। जीरेंड तो हमने पढ़ लिए, इन्फिनेटिव्स क्या है यार, इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव आर स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ये क्या, ये भी वर्ब्स हैं, ये भी क्या हैं, वही वर्बल हैं और उसके नीचे टाइप एक थी, ये भी वर्ब होते हैं, लेकिन ये एज ए नाउन भी यूज़ होते हैं, एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होते हैं और एज एन एडवर्ब भी यूज़ होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत कन्फ्यूजिंग लग रहा है ना, लेकिन छोड़ें जी, एग्जाम्पल पे आते हैं। ये ग्रामर को कंफ्यूज करने का सबसे आसान तरीका ये कि बस डेफिनेशन बच्चों को पढ़ा दें। नहीं भाई, डेफिनेशन को गोली मारें। मैं कहता हूँ ऐसा वर्ब जो टू से शुरू हो वो आपका क्या है, इन्फिनेटिव है। कोई भी वर्ब उठाएं उसके पीछे टू लगाएं, इन्फिनेटिव बन जाएगा, बस कहानी ख़त्म। कोई भी वर्ब उठाएं उसके साथ आईएनजी लगा दें और वो आईएनजी जो है, आईएनजी वाला वर्ब एज अ नाउन एक्ट कर रहा हो, वो आपका जीरेंड है।
ऐसा वर्ब जो टू के साथ शुरू हो या ना भी शुरू हो और एज अ नाउन, एज अ एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब शुरू हो रहा हो, एज एन एडवर्ब एक्ट कर रहा हो, तो वो क्या होगा, आपका इन्फिनेटिव होगा। एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। एग्जाम्पल से पहले छोटी सी मज़े की एनिमेटेड वो पिक्चर थी। टू के आगे कोई भी वर्ब लगा दो, कोई भी वर्ब लगा दो, आपका इन्फिनेटिव बन गया। छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, अब आते हैं अपनी टाइप्स के ऊपर। इन्फिनेटिव की पहले टाइप समझते हैं। समझ तो कॉन्सेप्ट तो छोटा सा था, समझ गए। टाइप इसकी थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है। एक होता है फुल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव वो होगा जिसके साथ टू होगा। एक होता है ज़ीरो इन्फिनेटिव जिसके साथ टू नहीं होता। बस ये मेन डिफरेंस है। अच्छा, इन्फिनेटिव को फुल इन्फिनेटिव तब कहेंगे जब वो टू के साथ आएगा और वही एज अ नाउन वर्ब एडवर्ब एक्ट करेगा। एग्जाम्पल पे आते हैं, छोड़ें डेफिनेशन से कंफ्यूज नहीं होते। आई एम लकी, मैं लकी हूँ। टू हेयर फ्रॉम यू आफ्टर एजेस, इतने अरसे बाद तुमने मुझे कॉल की यार, मैं लकी फ़ील कर रहा हूँ तुम्हें हेयर करना, तुम्हें सुनते वक्त मैं लकी फ़ील कर रहा हूँ। तो ये जो टू हेयर था ये आपका क्या है, दिस इज़ इन्फिनेटिव। ये आपका क्या है जी, इन्फिनेटिव है। आई एम लकी, मैं लकी हूँ। टू हेयर फ्रॉम यू आफ्टर एजेस, अब यहाँ पे ये होता आई एम लकी हेयरिंग फ्रॉम यू आफ्टर एजेस। तो ये जो हेयरिंग यहाँ पे आता वो आपका क्या हो जाता, आपका जीरंड हो जाता। नहीं, आपका जीरंड नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ पे एज अ वर्ब एक्ट कर रहा है। जब वर्ब एज अ वर्ब भी एक्ट करे तो वो आपका क्या होगा, वो आपका वर्ब होगा, वो जीरंड तो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे अगर हेयरिंग लगा दूंगा तो जुमला बन तो जाएगा, लेकिन वो इन्फिनेटिव वाला जुमला नहीं होगा। आई एम लकी टू हेयर फ्रॉम यू आफ्टर एजेस। आर यू हेयर टू रन द मैराथन, अगर ये यहाँ पे होता आर यू हेयर रनिंग द मैराथन, जुमला गलत था। आपने क्या कर दिया, बीच में वर्ब को फजूल में घुसा दिया आईएनजी को। जहाँ पे टू रन लग रहा था वहाँ पे आपने आईएनजी को ठोक दिया, आपका जुमला गया, ख़राब हो गया। डोंट प्रॉमिस टू डू मोर देन यू नॉर्मली कैन मैनेज, उतना ही वादा कीजिए जितना कर सकते हैं। असाइनमेंट उतनी सबमिट कीजिए जितनी कर सकते हैं। ये ना बोलिए सर कल सबमिट करा दूंगा और वो कल फिर आपकी आती ही नहीं है। डोंट प्रॉमिस टू डू मोर देन यू कैन नॉर्मली मैनेज। अब यहाँ पे ये होता अगर डोंट प्रॉमिस डूइंग मोर देन यू कैन मैनेज, तो भाई गया, फिर जुमला ख़राब हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट कि हमने कहाँ पे इन्फिनेटिव लगाना है, कहाँ पे जीरंड यूज़ करना है, ये बार बार प्रैक्टिस करने से आपको समझ आएगा। वैसे भाई आप इसको नहीं समझ पाएंगे। अब आते हैं इन्फिनेटिव की क्विकली दूसरी एग्जांपल के ऊपर। बेयर इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, जहाँ पे भाई टू की कोई गुंजाइश नहीं, वो कहता है मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। एग्जांपल के तौर पे आते हैं, आई मेड हिम बेग, मैंने उसे क्या किया, मजबूर किया बेग करने के लिए फॉर नेक्स्ट कैंडी, अगली टॉफ़ी के लिए। शी हर्ड मी स्क्रीम, उसने मुझे सुना। सुनना ये वर्ब है, लेकिन ये जो बीच में स्क्रीम ये भी तो वर्ब है, शोर करना, ये भी तो स्क्रीम है, लेकिन ये क्या है, ये हमारा बेयर इन्फिनेटिव है। क्यों, क्योंकि ये एज एन एडवर्ब यहाँ पे, एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। आई मेड हिम, मेड बनाना ये वर्ब है, लेकिन जब दूसरा वर्ब आएगा तो वो एज ए इन्फिनेटिव और वो भी एज अ बेयर इन्फिनेटिव कर रहा है। यहाँ पे अगर टू होता आई मेड हिम टू बेग फॉर नेक्स्ट कैंडी, तो फिर ये जुमला गलत हो जाता, और लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमेशा उसी का इन्फिनेटिव का ही रहता। ही लेट द किड क्लाइम द ट्री, ही लेट इजाज़त देना ये वर्ब है, लेकिन एक और वर्ब आ गया बीच में, तो ये आपका क्या हो गया, आपका इन्फिनेटिव हो गया। अगर जुमला होता ही लेट द किड क्लाइंबिंग द ट्री, गलत। ही लेट द किड टू क्लाइम द ट्री, गलत। ये यहाँ पे ही आके ना आपका जो प्रेसी का पेपर है ख़राब क्यों होता है, हालांकि है तो बिल्कुल बहुत आसान पेपर। ये कितने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, टू लगाया फिर गलत, आईएनजी लगाया फिर गलत, तो भाई कैसे करेंगे, बार बार प्रैक्टिस, पढ़ के लिख के आप क्या करेंगे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब वाला कॉन्सेप्ट है भाई। वो जुमला वो शेर व शायरी आज समझ आ रही है ना, कि भाई जितना पढ़ोगे इसको बार बार इन कॉन्सेप्ट्स को, और जितना आप इनको लिखोगे तब आपका हाथ जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, दिमाग भी एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं CSS की एग्जाम्पल के ऊपर, और वो भी CSS की इन्फिनेटिव की एग्जाम्पल, और वो भी कौन सा जी, फुल इन्फिनेटिव, उसकी एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। मैं कहता हूँ इन ऑर्डर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, थोड़ा सा मैं रुकता हूँ, कॉमा डाल दिया, इसका मतलब है थोड़ा सा मैं रुका हूँ, और मैं फिर कहता हूँ गवर्नमेंट मस्ट वर्क टुगेदर टू रिड्यूस कार्बन एमिशन एंड प्रमोट ग्रीन एनर्जी।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए टुगेदर, मिल के, किसके ऊपर? कार्बन एमिशन को कम करने के ऊपर और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के ऊपर। अब ये जुमला जो है किसका मिल के बना हुआ है? इन्फिनेटिव्स का। ये इन्फिनेटिव टू के साथ आया, ये इन्फिनेटिव टू के साथ आया, और ये जो है प्रमोट है, ये भी आपका वर्ब, और ये क्या कर रहा है? एज एन ज़ीरो या एज एन बेयर इन्फिनेटिव, जो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पीछे था ना बेयर इन्फिनेटिव का, एज ए बेयर इन्फिनेटिव एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये बेयर इन्फिनेटिव एक्ट कर रहा है क्योंकि ये क्या कर रहा है? विदाउट टू आया हुआ है। अच्छा, दोबारा जुमले के ऊपर आते हैं। यहाँ पे था, इन ऑर्डर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गवर्नमेंट मस्ट वर्क टुगेदर टू रिड्यूस कार्बन एमिशन एंड प्रमोट ग्रीन एनर्जी। अब ज़रा जुमले को थोड़ा सा डायसेक्ट करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कहाँ पे आप गलती कर रहे होते हैं और जुमला आपका गलत हो जाता है। ये हमने दोबारा से पेन उठाया, मैं कहता हूँ इन ऑर्डर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू लगा दिया, ये टू लगा दिया। यहाँ पे फिर मैं बेयर इन्फिनेटिव क्यों यूज़ कर रहा हूँ? पीछे दो इन्फिनेटिव आ गए, आगे भी अगर इन्फिनेटिव हो तो जुमले में टू टू टू, तीन टू आ गए भाई, टू 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 नहीं। रिपीटिशन ख़त्म करने के लिए दो फुल इन्फिनेटिव, एक बेयर इन्फिनेटिव लगा दिया तो हमारा जुमला क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अगर इसी जुमले को अगर जीरण से शुरू करना होता तो हम कैसे करते? हम ऐसे करते, For achieving sustainable development, government must work together in reducing carbon emission and promoting green energy. Wow! क्यों? जहाँ पे ING से शुरू किया था तो आगे भी ING लगेंगे। जीरण से शुरू हुआ हुआ जुमला, उसके साथ ही भी जीरण होंगे तो जुमला स्ट्रॉन्ग होगा। आधे आप ठोक दें जीरण, आधे आप ठोक दें इन्फिनेटिव, तो गया ना, जुमला ख़राब हो गया ना। जुमला ठीक होगा, कदरे बेहतर होगा। मतलब ठीक है, एग्जामिनर बोलेगा चलो जीरण का कॉन्सेप्ट इसे आता है और इसे ये भी पता है कि कैसे इन्फिनेटिव को यूज़ किया जाता है, लेकिन ये जो रूल है कि अगर जीरण से शुरू कर रहे हैं और जीरण को ही लेके चल रहे हैं तो डैट मेक्स यू प्रोफेशनल। इन ऑर्डर टू अचीव है तो आगे भी टू आया, आपने इन्फिनेटिव्स को यूज़ किया। लेकिन अगर था वो जैसे पिछला मैंने जुमला बोला था, मैं भूल ही गया हूँ क्या मैंने जुमला बोला था। फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गवर्नमेंट मस्ट वर्क टुगेदर इन रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस एंड प्रोमोटिंग ग्रीन एनर्जी। वाओ, आई एम सो जीनियस, बहुत लायक हूँ मैं, मुझे याद आ गया। अच्छा, अगला जुमला देखते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड लीडर टू प्रायोरिटाइज डिप्लोमेसी ओवर मिलिट्री एक्शन इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशन। It is important for world leader to prioritize diplomacy over military action in resolving conflict. पीछे टू आया, आगे resolving आ गया, अब यहाँ infinitive यूज़ हुआ, यहाँ पे जीरण, मज़ा नहीं आ रहा। अगर ये जुमला ऐसे होता, it is important for the world leader to prioritize diplomacy over military in order to resolve conflict between nations, फिर जुमला आपका बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन आपकी तसल्ली दिल के लिए यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज़ कर दिया, यहाँ पे जीरन यूज़ कर दिया, लेकिन जुमले का मज़ा नहीं आया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड लीडर टू प्रायोरिटाइज डिप्लोमेसी ओवर मिलिट्री एक्शंस टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशंस। तो फिर जुमला बड़ा वज़नी था ना, तो क्या हुआ? इन्फिनेटिव के साथ जीरन आ गया लेकिन जुमले की वैल्यू ख़त्म हो गई। इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव की बात करते हैं। फुल इन्फिनेटिव की एग्जाम्पल नंबर 2 या 3 के ऊपर आते हैं। टू एड्रेस द इशू ऑफ इनकम इनक्वालिटी, थोड़ा सा हम रुके। पॉलिसी मेकर शुड इम्प्लीमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड इंक्रीज फंडिंग फॉर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। टू एड्रेस इशू ऑफ इनकम इनक्वालिटी के इशू को एड्रेस करने के लिए पॉलिसी मेकर को शुड इम्प्लीमेंट, इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, टू नहीं होगा, शुड इम्प्लीमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड इंक्रीज। क्यों टू एक्स्ट्रा लगे हुए हैं? सॉरी फॉर दैट। अगर यहाँ पे भी टू होता तो फिर वही टू ज़्यादा रिपीट हो रहा है। एक हमारा क्या आ गया? फुल इन्फिनेटिव आ गया, और बाकी आपके क्या आगे? आपके बेयर इन्फिनेटिव या ज़ीरो इन्फिनेटिव आ गए। अगला जुमला, इट इज़ इसेंशियल फॉर कंट्रीज़ टू कोलैबोरेट। टू कोलैबोरेट क्या आ गया जी? आपका फुल इन्फिनेटिव ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स टू प्रमोट इकनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी। टू नहीं है, यहाँ पे क्या है? टू एंड रिड्यूस पॉवर्टी। टू वाला कॉन्सेप्ट को ख़त्म कीजिए,
3 2s मिल के 6 बनाएंगे, नहीं भाई हमने 6 नहीं करने, हमने क्या करना है 2 2 से ही काम करेंगे। 2 2 लगा दिए, 2 फुल इन्फिनेटिव, 1 इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव लगा दिया। अब जल्दी से ज़ीरो इन्फिनेटिव के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। उन एग्जाम्पल के साथ, CSS एग्जाम्पल के साथ, वी मस्ट एड्रेस द रूट कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। क्या लगता है यहाँ पे इन्फिनेटिव कौन सा होगा? फुल इन्फिनेटिव टू इम्प्रूव होगा ना जी, ठीक है। वी मस्ट एड्रेस मुझे लग रहा है ये बेयर इन्फिनेटिव या ज़ीरो इन्फिनेटिव होगा। क्यों? अगर इसको हमने शुरू करना होता अपने फुल इन्फिनेटिव से तो जुमला कैसे शुरू होता? शुरू ऐसे होता, टू एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन। एंड लगा देते तो फिर 2 2 ठीक थे, ठीक है जी। लेकिन अब एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है? वी मस्ट एड्रेस क्या है आपका? ज़ीरो इन्फिनेटिव, एंड टू इम्प्रूव क्या है आपका? ज़ीरो इन्फिनेटिव नहीं, फुल इन्फिनेटिव है जी, फुल इन्फिनेटिव है आपका, ठीक हो गया जी। अच्छा, इट इज़ क्रूशल दैट वी टैकल सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन टू क्रिएट अ मोर जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी। ज़्यादा मुनसिफाना और इक्वल सबके लिए हम क्या बस बराबर जी, इक्वल बराबर, ज़्यादा उर्दू में नहीं जाते। इट इज़ क्रूशल, ये बहुत लाजम है, डैट वी टैकल सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन को टैकल करें क्रिएट करने के लिए मोर जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी। इट इज़ डैट वी टैकल, ये जो टैकल आया है ये क्या है आपका? ज़ीरो इन्फिनेटिव है। और टू क्रिएट, अगर ये सिर्फ क्रिएट होता तो आपका ज़ीरो था, ये टू क्रिएट है, अगर टू लगा दें तो ये आपका क्या बन जाएगा? फुल इन्फिनेटिव बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? एक फुल इन्फिनेटिव और एक आपका क्या हो गया? बेयर इन्फिनेटिव और ज़ीरो इन्फिनेटिव। अगली एग्जांपल, टू कॉम्पैक्ट इनकम इनइक्वालिटी, गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड प्रोवाइड जॉब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिसएडवांटेज्ड पॉपुलेशंस। जुमला कौन सा है? सबसे पहले ये बताएं, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ये मुझे लगता है टू कॉम्बैक्ट इनकम इक्वालिटी को कॉम्बैक्ट करने के लिए तो क्या करना चाहिए? ये आगे डिपेंडेंट क्लॉज, अगली इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। नहीं, कंपाउंड नहीं भाई, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या हो गया है? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इनकम इनक्वालिटी को कॉम्बैट करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, एजुकेशन में प्रोवाइड करनी चाहिए ट्रेनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिसएडवांटेज पीपल पॉपुलेशंस। तो कॉम्बैक्ट, इन्वेस्ट, प्रोवाइड, ये तीनों आपके क्या हैं? टू वाले जो होंगे वो फुल होंगे और जो दूसरे होंगे वो आपके ज़ीरो इन्फिनेटिव होंगे। अब आप खुद देखें, इतने समझदार आप हो गए हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके सेंटेंस में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने के लिए, वो है स्प्लिट इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट। 3 समझ आ गए, बल्ले बल्ले हो गई आपकी। ये क्या करता है आपका इन्फिनेटिव? मैंने क्या कहा? 2 से शुरू होता है और आगे क्या होती है? वर्ब होती है, ठीक है जी, होती है या होता है जो भी है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने 2 लिखा और बीच में कुछ थोड़ा बहुत ऐड कर दिया। हमने क्या किया? 2 लिखा और वर्ब के बीच में कुछ थोड़ा बहुत ऐड कर दिया और हमने क्या किया? इस इन्फिनेटिव को स्प्लिट कर दिया। तो यही कॉन्सेप्ट किसका है? स्प्लिट इन्फिनेटिव का। दैट्स इट, और कोई बात नहीं है। इसके ऊपर ना जाएं, लंबी डेफिनेशन के ऊपर कंफ्यूज हो जाएंगे। एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, टू बोल्डली गो, पहले छोड़ें, एग्जाम्पल ऊपर नीचे होगी। आई वॉन्टेड टू गो, मैं जाना चाहता था, बोल्डली, बड़ा बोल्ड होके, फॉर व्हाट आई स्टैंड फॉर, जिसके लिए मैं स्टैंड करता हूँ, मैं क्या करना चाहता था? बोल्डली जाना चाहता था। ये फुल इन्फिनेटिव है। लेकिन मैंने क्या किया? अगला जुमला जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं स्प्लिट इन्फिनेटिव में लिखने की कोशिश करूँगा, ताकि हमारे रीडर को ये ना लगे कि भाई एक ही स्टाइल में ये बंदा लिख रहा है। स्टाइल चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ? आई वॉन्टेड टू बोल्डली गो फॉर व्हाट आई स्टैंड फॉर। तो मैंने क्या कर दिया? ये जो बोल्डली था, ये आपका जो एडजेक्टिव था या एडवर्ब व्हाटएवर इट इज़, इसको मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे लगा दिया। तो आपका इन्फिनेटिव स्प्लिट हो गया। जुमले में आपकी पैराग्राफ में आपकी क्या आ गई? ट्रांजिशन आ गई। आपने क्या किया? कहीं पे इन्फिनेटिव यूज़ किया, कहीं पे स्प्लिट इन्फिनेटिव यूज़ किया, कहीं पे आपने बेयर इन्फिनेटिव यूज़ किया, कहीं पे आपने जीरेंड, कहीं पे ऑब्जेक्ट जीरेंड को यूज़ किया, कहीं पे सब्जेक्ट जीरेंड को यूज़ किया। सो नाउ अब आके मेरे दिल को तसल्ली मिली कि आपको 4 जुमले की टाइप्स आ गई। उन जुमलों में कहाँ पे जीरेंड, कहाँ पे इन्फिनेटिव, कहाँ पे फुल, कहाँ पे बेयर, कहाँ पे स्प्लिट यूज़ करना है। अब आपका जो रीडर है वो आपकी राइटिंग से ज़रा भी वो क्या नहीं होगा? बोर नहीं होगा। इन्फिनेटिव एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। बेयर, इसकी जो हमारा स्प्लिट इन्फिनेटिव है, ही प्रॉमिस टू नेवर लाई टू हिज मदर
ही प्रॉमिस टू नेवर अगेन लाई टू हिज मदर। टू लाई जो इसमें है वो आपका इन्फिनेटिव है, टू लाई, और बीच में हमने जो एक्स्ट्रा वैल्यू दी वो उसने मिल के क्या कर दिया, हमारे जुमले को स्प्लिट इन्फिनेटिव बना दिया। ही प्रॉमिस, अब अगर ये ना होता तो फिर आपका जुमला कैसे साउंड करता, मैं कहता ही प्रॉमिस टू नॉट टू लाई टू हिज मदर। वाओ, कितने टू आए। He promised to never lie to his mother. He promised to never lie to his mother. ज़्यादा टू आगे, अब क्या हुआ, हमने टू के बीच में क्या कर दिया, नेवर अगेन को ऐड करके जुमले को थोड़ा सा वैल्यूएबल बना दिया। अगला जुमला, she decided to carefully and cautiously. She decided to carefully and cautiously proceed through the dark alley. अब मैंने क्या किया, इन्फिनेटिव जो मेरा है टू प्रोसीड वर्ब है ना, इसलिए टू के साथ आया तो ये क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। लेकिन बीच में एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करके, एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करके हमने क्या कर दिया, इसको स्प्लिट इन्फिनेटिव बना दिया। क्विकली अगले एक जुमले के ऊपर आते हैं। दे वर एडवाइज टू ऑलवेज थॉरली चेक देयर वर्क बिफोर सबमिटिंग इट। और ये आपके लिए भी लाजिम है, अपना वर्क सबमिट करने से पहले एक दफ़ा चेक कर लिया करें। ख़ुद आपको बहुत सारी आपकी गलतियाँ पता चल जाती हैं। ख़ुद को एज अ टीचर की नज़र से देखें। ये कॉन्सेप्ट है जिसने मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है, आपकी इंग्लिश को भी कर सकता है। जुमले पे वापस आते हैं। दे वर एडवाइज टू ऑलवेज थॉरली चेक। ये जो जुमला है ये आपका स्प्लिट है और ये आपका इन्फिनेटिव है। ठीक हो गया जी। The coach encouraged the player to consistently and aggressively pursue the ball. To pursue के बीच में consistently and aggressively आ गया, इसने क्या कर दिया, इन्फिनेटिव को स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बीच में वैल्यू ऐड हो गई, वैल्यू ऐड हुई तो आपके राइटर को पता चल गया कि इस बच्चे को जुमला बहुत सारे अंदाज में लिखना आता है। अगला जो जुमला है क्विकली इसको आप खुद डायसेक्ट करके देख सकते हैं। अब आते हैं CSS एग्जाम्पल के ऊपर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ द गवर्नमेंट एम कर रही है टू ग्रेजुअली बट इफ़ेक्टिवली रेज। टू ग्रेजुअली बट इफ़ेक्टिवली रेज, ये जो ग्रेजुअली बट इफ़ेक्टिवली है ये क्या है, ये आपका बेयर इन्फिनेटिव है, नहीं स्प्लिट इन्फिनेटिव है। टू रेज मेरा क्या था, मेन इन्फिनेटिव था और बीच में मैंने क्या कर दिया, ये डाल के इसको स्प्लिट कर दिया। द कंपनी डिसाइडेड टू कम्प्लीटली रीस्ट्रक्चर इट्स ऑपरेशन। टू कम्प्लीटली इसमें आपका क्या गया, स्प्लिट आ गया। और टू रीस्ट्रक्चर जो है ये आपका वर्ब है। वर्ब कौन सा है, इन्फिनेटिव, क्योंकि इसके साथ टू लग गया है। डिसाइड करना एक्शन है, ये वर्ब है। उसके बाद आगे दोबारा रीस्ट्रक्चर करना वो भी वर्ब है। तो ये पहला वर्ब हो गया आपका, ये मेन वर्ब हो गया, कंपनी ने डिसाइड किया। और ये आपका क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। कौन सा इन्फिनेटिव हो गया, स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट क्योंकि हमने क्या कर दिया, बीच में एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दी है। इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली एक्सपैंड ग्लोबली। टू एक्सपैंड ग्लोबली आपका ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है, सक्सेसफुली ऐड होके स्प्लिट कर दिया। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट है इट्स सुपर इंपॉर्टेंट। 1 टेक, 2 टेक, 3 टेक, 4, 5, 10 जितनी टेक्स लगाऊं इसका मतलब ये है दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आपकी जो मिस्टेक्स आ रही होती हैं, जुमले गलत हो रहे होते हैं, कैसे होते हैं, मैं कहता हूँ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड टू रिड्यूस कॉस्ट आर इसेंशियल फॉर बिजनेस टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल इकॉनमी। यहाँ पे इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है, बढ़ाना, और रिड्यूस करना। यहाँ पे ING, यहाँ पे टू, यहाँ पे जीरन, यहाँ पे इन्फिनेटिव। ये गलती आप बहुत बार करेंगे, यही आपके जुमले को ख़राब करेगी। इसके बजाय अगर ये होता इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट आर एसेंशियल फॉर बिजनेस टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। यहाँ ING है तो यहाँ पे ING भी यूज़ करें ना, मतलब समझें बात को। जीरन है तो जीरन को इस्तेमाल करें। अगला जुमला, बिजनेस मस्ट फोकस ऑन टू इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। फिर वही चीज़, यहाँ इन्फिनेटिव, यहाँ पे जीरन। नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा कैसे आएगा, बिजनेस मस्ट फोकस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट इन ऑर्डर टू रिमेन कम्पिटिटिव इन ग्लोबल इकॉनमी। अब समझ आई कि कहाँ पे गलतियाँ कर रहे होते हैं। दोबारा एक दफ़ा इसको देख लें। ये गलती है, ये सेंटेंस को ख़राब करेगी, ये डबल टिक करेगी, ये ख़राब करेगी, ये डबल टिक करेगी। ठीक है, ग्रामेटिकली शायद आप इस जुमले को लिखें और आपका राइटर जो है, आपका रीडर जो है वो इसको ठीक भी कर दे, बट द कॉन्सेप्ट वो जीरन वाला, ये अगर आपने ग्रामेटिकली अच्छा साउंड करना है, जीरन और इन्फिनेटिव वाला, वो ऐसे ठीक होगा, ऐसे ठीक होगा, ऐसे गलत होगा, ऐसे ठीक होगा और ऐसे गलत होगा।
लास्ट में अब आते हैं अपनी असाइनमेंट के ऊपर। बहुत लंबा लेक्चर है, आई नो, मैं भी थक गया हूँ, लेकिन आपने थकना नहीं है क्योंकि आपने ये असाइनमेंट करनी है। यू हैव टू क्वालिफाई योर CSS। आपने क्या करना है, 5 जुमले लिखने हैं जिसमें, और उन जुमलों को जीरण से शुरू करें, उन जुमलों को इन्फिनेटिव से। पिछली असाइनमेंट जो थी वो तो आपने करनी ही है, वो 5 जुमले थे डिफरेंट स्टाइल में जो लिखने थे। आपने क्या करना है, सिंपल 5 सेंटेंसेस, उनके जीरण और इन्फिनेटिव, 5 कंपाउंड, उनके जीरण इन्फिनेटिव, सेम कॉम्प्लेक्स, सेम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये आपने करना है। और मुझे पता है आपको असाइनमेंट की समझ नहीं आई होगी कि सर कैसे करेंगे। आई नो यू गाइज, एग्जाम्पल के लेके आया हूँ आपके लिए। सिंपल सेंटेंस है, आई स्टार्टेड राइटिंग द असाइनमेंट। ये जुमला नहीं है, ये आपकी एक्चुअल वो विजुअलाइजेशन आपने क्या किया, यू स्टार्टेड राइटिंग एन असाइनमेंट। ये सिंपल सेंटेंस था। जीरण क्या बनता है इसका, जीरण बनता है स्टार्टिंग असाइनमेंट राइट नाउ शुड बी योर प्रायोरिटी। ये जुमला नहीं है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। स्टार्टिंग असाइनमेंट राइट नाउ शुड बी योर प्रायोरिटी। अगर स्टार्टिंग असाइनमेंट आगे बीच में मैं कॉमा डाल देता, राइट नाउ शुड बी योर प्रायोरिटी, ये जुमला तब भी ठीक था। यहाँ पे राइट नाउ को थोड़ी सी हमने क्या कर दिए, वैल्यू दे दिए। यहाँ पे मेरा रीडर रुका तो उसने पढ़ा राइट नाउ, अभी के अभी, फिर थोड़ा सा रुका और फिर उसने जुमला शुरू किया। तो ये देखें स्टाइल, आप अपनी राइटिंग का स्टाइल ऐसे चेंज कर सकते हैं ताकि आपके जुमले रिपीट ना हो रहे हों। इन्फिनेटिव से शुरू करते हैं जुमले को। यू नीड टू वर्क ऑन योर असाइनमेंट इन ऑर्डर टू पास CSS इंग्लिश एसे पेपर। ये भी मैं ही आपको कह रहा हूँ, टू पास इसमें क्या है, आपका इन्फिनेटिव है। इन ऑर्डर एंड यू नीड टू वर्क, ये भी आपका इन्फिनेटिव। यू नीड टू वर्क ऑन योर ग्रामर इन ऑर्डर टू पास CSS। ये आपने क्या कर दिया, इन्फिनेटिव से उस जुमले को लिख दिया। बेयर इन्फिनेटिव से लिखने की कोशिश करते हैं। यू नीड सीरियस एफर्ट्स टू पास योर CSS एग्ज़ाम, CSS ऐसे पेपर। टू पास आपका इन्फिनेटिव आ गया, ठीक है जी। और आपका बेयर इन्फिनेटिव क्या है, यू नीड, आपको चाहिए, ये आपका बेयर इन्फिनेटिव। ये कॉल इट वर्ब, ये आपका क्या आ गया, वर्ब आ गया। यू नीड आपको चाहिए, सीरियस एफर्ट्स ये एक्सप्लेनेशन है उसकी, और आगे आपने क्या कर दिया, इन्फिनेटिव यूज़ कर दिया। टू नहीं होता तो बेयर था, लेकिन टू है तो आपका इन्फिनेटिव बन गया। स्प्लिट इन्फिनेटिव की वो करते हैं, कोशिश करते हैं लिखने की, और आपने ऐसे ही लिखने, यू नीड टू एक्सटेंसिवली एंड डेडिकेटली वर्क। एक्सटेंसिवली एंड डेडिकेटली क्या है, आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि टू और वर्क के बीच में आ रही है, तो ये आपका आ गया स्प्लिट इन्फिनेटिव। सो इस लंबी क्लास का, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मॉड्यूल 1 की क्लास 4 का जो अख्ताम है यहाँ पे होता है। कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा रिपीटिटिव था, थोड़ा सा बोरिंग हो गया होगा बीच में, लेकिन ये है कि दिस इज़ द वे कि आप 4 जुमले और उनको डिफरेंट स्टाइल में जब यूज़ करते हैं तो आपका ऐसे ज़रा भी बोरिंग नहीं होता। सो इट्स योर टाइम टू से मी थैंक यू। मैं क्यों बार बार थैंक यू बोलूँ यार, आप भी थैंक यू थोड़ा बोलो। अच्छा, दूसरा काम ये कीजिएगा कि यार ये यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें भी कमेंट कीजिएगा। मुझे लगता है वैसे ऐसा करने से मेरी वीडियोस रेकमेंड हो रही होंगी, स्टूडेंट्स तक दूर तक जाएंगी, ज़्यादा लोग देखेंगे। कल को अल्लाह जी के सामने मैं खड़ा होकर बोलूँगा जी मैंने लोगों की खिदमत की तालीम के मामले में, तो इसलिए आप मुझे बख्श दीजिए। तो आप कमेंट शमेंट कीजिएगा नीचे ताकि वीडियो शायद रेकमेंडिंग सेक्शन में जाए। और दिस इज़ माई टाइम टू से थैंक यू कि आप मेरे साथ बने रहे यहाँ तक। एंड योर टाइम टू से थैंक यू इज़ कि भाई लाइक कर दें वीडियो को और नीचे जो है कमेंट कर दें ताकि लोगों तक ये चीज़ चली जाए। दोनों असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 सबमिट करनी है। नाउ आई एम रियली सीरियस। जो बीच में तकरीबन 18-20 स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रहे, आई गेस अगले मॉड्यूल में मैं फिर उनको अल्लाह हाफिज़ ही कह रहा हूँ कि यार जाने वाला अल्लाह हाफिज़ नहीं, वो अल्लाह हाफिज़ कि भाई आपका खुदा ही हाफिज़ है, मैं तो नहीं कर सकता कुछ भी। तो थोड़ा सा इसके ऊपर आप वर्क करें, असाइनमेंट को सबमिट करने की कोशिश करें। और अगला जो मॉड्यूल है मॉड्यूल 2 जो पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर आएगा, उसमें बहुत मज़ा आएगा। लिटरली आप पैराग्राफ लिखेंगे तो आपको वाइब आएगी कि अब आप CSS के ऐसे लिख रहे हैं, और बहुत मज़े का उसके लिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया है जिसमें आपकी मैं बहुत हेल्प कर रहा हूँ। टाइम मेरा बहुत लगेगा बट आई नो आई एम हेयर टू हेल्प यू। तो चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ जी।